कल देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल साल के आखिरी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और नवभारत पर यह रिजल्ट आपके लिए मैं सुबह 7:30 बजे से खुद लेकर आऊंगा। सबसे तेज सबसे पहले नतीजे मेरे साथ देखिएगा कल सुबह 7:30 बजे से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलेक्शन जो भी जीतेगा ना, उसे ऐसी पावर डोज मिल जाएगी कि जीतने वाले का अगले साल 6-8 महीने तक जबरदस्त दबदबा रहेगा बॉस। भाई अगर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जीत लिया, यूपी का उपचुनाव जीत लिया, जैसा कि एग्जिट पोल बता भी रहे थे, तो फिर राहुल गांधी के लिए हरियाणा के बाद बैक टू बैक यह हार बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया अलायंस में उनका कद गिर जाएगा। उन्हें अडानी अंबानी वाली राजनीति का पैकअप करके कुछ नया करना होगा। हालांकि वो ऐसा करेंगे इसकी उम्मीद कम है क्योंकि वो तो वही घिसा पिटा राग टेप रिकॉर्डर चलाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अगर योगी ने उपचुनाव में अखिलेश को धो दिया तो फिर अखिलेश के लिए 2027 के लिए उन्हें नए सिरे से पीडीए वाला जो फॉर्मूला है उसको सोचना होगा, क्योंकि योगी ने अगर उपचुनाव के ब्रेकर तोड़ दिए तो भाई उनकी गाड़ी 2027 के यूपी चुनाव के लिए फुल स्पीड में दौड़ती नजर आएगी। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि यह कोई सामान्य विधानसभा चुनाव या उपचुनाव नहीं है। उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार, सबका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन चुनाव के नतीजों को सिर्फ 1-2 राज्यों के चुनाव की तरह नहीं देखना चाहिए। यह चुनाव देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव हैं। आगे अगले 1 साल क्या मूड और माहौल रहेगा देश का, वो कल के नतीजों से तय होगा। महाराष्ट्र यूपी के नतीजे तो तैयार हैं। ईवीएम कल खुलेगा तो ये नतीजे बाहर आ जाएंगे। कल मोदी योगी राहुल अखिलेश में किसका कंप्लीट पैकअप होने वाला है ये पता चल जाएगा। बीजेपी तो रिलैक्स है, लेकिन कांग्रेस का एक हेलीकॉप्टर शॉट घूम रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर से सरकार बनेगी क्या? इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कल की काउंटिंग और रिजल्ट से पहले कैसे गजब का हड़कंप मचा हुआ है। कल रिजल्ट से पहले ही महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन एक तरफ जीत के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ उसको फूट का डर भी सता रहा है। बहुमत नहीं मिलने पर रणनीति बनाई जा रही है। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी है। उधर बीजेपी कॉन्फिडेंट है क्योंकि संघ ने गजब की मेहनत की है। इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा कि आरएसएस ने कैसे बीजेपी का गेम सेट किया है। उधर यूपी में योगी के सामने अखिलेश बेचैन दिख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कल ईवीएम पर अखिलेश आरोप लगाने वाले हैं, तैयार रहिए। यानी काउंटिंग से पहले फुल ऑन हंगामा मचा हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा डर इंडी गठबंधन के खेमे में दिख रहा है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, सबके खेमे में हलचल मची हुई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ तो पहले ही उनके लोग खेला कर चुके हैं, इसलिए इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ ज्यादा ही अलर्ट है। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सारी तैयारियां पहले से कर रहे हैं कि कोई कहीं भागने ना पाए। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। शरद पवार ने भी अपने नेताओं के साथ बैठक की है। नतीजे आने के बाद सभी को शाम तक मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। दोनों पार्टियों ने जीते हुए विधायकों के रहने की व्यवस्था भी कर दी है। उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों के लिए होटल बुक कर दिया है। सभी को निर्देश दिया है कि किसी के बहकावे में मत आना, किसी के लालच में ना आना, दबाव का शिकार मत बनना। यानी इन लोगों को तो डर सता रहा है कि इनके विधायक ना इधर उधर भाग जाए। इसका मतलब इनको लग रहा है हंग असेंबली होगी, यानी ये अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अगर क्लियर मेजॉरिटी आ रही है तो ये सब तैयारी की क्या जरूरत है? कौन तोड़ पाएगा फिर जब क्लियर मेजॉरिटी हो? लेकिन ये तैयारी, होटल बुक करना, ये करना, वो करना दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही नहीं, कांग्रेस में भी ऐसी बेचैनी है कि पहले से ही पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए और उन्हें मुंबई जाने के लिए कह दिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बना दिया है। उन्हें कांग्रेस ने कल मुंबई पहुंचने के लिए भी कह दिया है। इसी तरह से झारखंड में कांग्रेस के तारिक अनवर समेत 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है जो वहां रणनीति बनाएंगे। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि जीते हुए कैंडिडेट्स को वो एकजुट रख पाएंगे या नहीं। नतीजों से पहले उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके अपने जीतने वाले लोग ही कहीं खेला न काट दें। महाविकास अघाड़ी को हार से ज्यादा अपने साथ खेला होने का डर है, इसलिए वो चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों पर नजर रख रही है। नतीजों के बाद जीते हुए विधायकों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्लान है। और यह वही बात हो गई कि हार हुई तो टेंशन और जीत मिली तो और बड़ी टेंशन। इंडी गठबंधन को अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है भाई। उन्हें लग रहा है कि उनके जो कैंडिडेट जीतेंगे कहीं पार्टी छोड़कर ना चले जाएं, क्योंकि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे खेल बहुत हुए। कब कौन किधर चला जाता वहां पता ही नहीं चलता। डर का माहौल है बॉस वहां इंडिया अलायंस में, और ऐसा डर का माहौल है
ऐसी टेंशन है कि हेलीकॉप्टर से लेकर होटल सब बुक करा रहे हैं ये लोग। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा चिंता है कि कहीं उसके लोग भाग ना जाए। इसलिए दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस अपने जीते हुए विधायकों को तुरंत एयरलिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे टूट फूट की शंका ही ना रहे। सूत्रों के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस हेलीकॉप्टर बुक कर चुकी है। नतीजों के तुरंत बाद विनर कैंडिडेट को मुंबई लाने का प्लान है कि मतलब जैसे ही जीतो वहां से जाके अपना विनिंग सर्टिफिकेट लो, हेलीकॉप्टर में बैठो और मुंबई आओ, इधर उधर मत जाना। फिर मुंबई से इन्हें कर्नाटक या फिर तेलंगाना भेजने का प्लान है, सूत्र कह रहे हैं। जीते हुए कैंडिडेट्स को मुंबई तक लाने और फिर इन्हें कर्नाटक या तेलंगाना भेजने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के पास है। यानी हेलीकॉप्टर बुकिंग चल रही है भाई, कि कहीं भी कोई विधायक गाड़ी वाड़ी से आए, गाड़ी इधर उधर चली गई, तब उसका हाथ पकड़ के गए, जीते हो तो आओ हेलीकॉप्टर में बैठो, चलो चलो मुंबई चलो। यानी कांग्रेस को भी पूरी कंप्लीट जीत का भरोसा नहीं। जो हिसाब किताब बैठ सकता है वो ये लोग कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी सीटों पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। विधायक अगर जीता तो तुरंत सर्टिफिकेट लेकर मुंबई भेज देंगे उसको। कांग्रेस की तरह की तैयारी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को सुनिए, उन्हें भी चिंता है कि कहीं कोई उनका विधायक इधर उधर ना हो जाए। सुनिए संजय राउत। कल सुबह से नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। भाई खुद ही कह रहे हैं कि हमको 165 तक सीट आएगी। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा है। 20 सीट अगर ज्यादा आएगी तो कौन आपकी पार्टी तोड़ लेगा बॉस। लेकिन घबराए हुए हैं, इसका मतलब इनको डर सता रहा है कि 145 भी सटेंगे कि नहीं सटेंगे। प्लानिंग तो इतनी गजब की कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगर नतीजे उल्टे हो गए तो सब धरा रह जाएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग के पैसे अलग बर्बाद होंगे, होटल बुकिंग के पैसे भी बर्बाद होंगे। जैसे हरियाणा में जलेबी छानने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, ढोल नगाड़े वाले बाद में वापस कर दिए गए पैसे देके कि जाओ यार मूड खराब हो गया। लेकिन अभी तो पार्टियों का दिमाग इस बात पर लगा है कि पैसे लग जाएं तो लग जाएं, जीते या फिर ना जीते, लेकिन अपनी तैयारी तो रखो। यही कांग्रेस कर रही है। पहले हेलीकॉप्टर से अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को तुरंत मुंबई लाने का प्लान है और फिर इन्हें मुंबई लाकर होटल में रुकवाने की तैयारी है। सूत्र तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विधायकों के लिए मुंबई में होटल बुक कर भी दिया है। सभी विधायक पहले मुंबई के होटल में रखे जाएंगे, फिर विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। रिजॉर्ट में विधायकों से मोबाइल ले लिया जाएगा, विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब जो जीतेगा वो एक तरीके से नजरबंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस गजब का पुख्ता प्लान बना रही है। विधायकों को किसी भी कीमत पर किसी से मिलने तक नहीं दिया जाएगा, सूत्र दावा कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह की पैनिक मोड में दिख रहे हैं, उसमें सवाल यह है कि क्या ऐसी नौबत आने भी वाली है कि किसी जोड़ तोड़ की जरूरत पड़े, या फिर ये लोग सिर्फ माहौल ही बना रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल तो क्लियर कह रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन यानी महायुति की बड़ी जीत होने वाली। बीजेपी इसे लेकर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि कल वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा वोटिंग हुई वो बीजेपी के पक्ष में गई। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग, यह 2019 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 61.6% वोटिंग हुई थी। यही नहीं, इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वोटिंग से भी यह आंकड़ा ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में भी 61% के करीब वोटिंग हुई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें वोटिंग परसेंट में आया करीब 3-3.5% का उछाल बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पहले 1995 में इस बार से ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त 70% के ज्यादा वोटिंग हुई थी, और तब महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसलिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो आरएसएस की रणनीति का नतीजा है।
और इसलिए कल देवेंद्र फडणवीस संघ को धन्यवाद करने के लिए संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने तब क्या कहा था, एक बार वो सुनवाता हूं, फिर बताता हूं इसमें आरएसएस का क्या रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में दरअसल इस बार आरएसएस ने, संघ ने बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाया था और इसी वजह से महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये कहा जा रहा है। आपको बताते हैं कि संघ ने पर्दे के पीछे महाराष्ट्र में कैसे काम किया। संघ के संगठन और बीजेपी के बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे थे। संघ के साथ वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ के साथ भी बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए संघ ने 13 अलग अलग ग्रुप बनाए। इनका काम ग्राउंड पर जाना, सोशल मीडिया पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करना था। संघ ने महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों में घर घर जाकर कैंपेनिंग की। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव की काट हर घर संविधान से दिया गया। संघ ने मराठा, आदिवासी और दलित समाज के नेताओं को प्रचार में लगाया। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स को अलग से उनकी टीम बनाई गई। संघ की इस मेहनत का असर दिखा और इसी से बीजेपी कॉन्फिडेंट है। कहा यह जा रहा है कि संघ के लोग अक्सर अमूमन जैसा करते थे कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो लोग घर घर जाके लोगों को घर से निकालते थे कि चलिए चलिए वोट डालने जाइए, अरे लोकतंत्र है, जाइए वोट डालने जाइए। तो जो अमूमन बीजेपी का कोर वोटर है, हिंदू जो सोया रहता है, तो उसको उठा उठा के ये लोग ले जाते हैं कि चलिए वोट डालिए, अपना काम कीजिए। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है क्योंकि संघ ने फिर से यह भूमिका निभाई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जीत को लेकर बीजेपी अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी और भी कुछ वजह है। जिस तरह से वोट परसेंटेज के आंकड़े आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया है। बीजेपी का मानना है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना ने कमाल दिखाया है। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे, महाराष्ट्र में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोटिंग हुआ है, 2014 पुरुष वोटर अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की जो वोटिंग थी वो करीब 67.33 थी, इतना इन लोगों ने वोट किया था। और महिला मतदाता कितने थे? महिला जो थी वो थी 61.59%। अंतर था 5.74 का, मतलब 5%, ऑलमोस्ट 6% पुरुषों ने ज्यादा वोट किया। फिर आया 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव। इसमें पुरुषों ने कितना वोट किया भाई? 62.77%। महिलाओं ने कितना वोट किया 2019 के चुनाव में? 59.62%, मतलब और घट गया महिलाओं का आंकड़ा। तो अंतर जो था वो करीब 3.15%। यहां भी 3% महिलाओं का वोट कम पड़ा। लेकिन अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे या 2024 का चुनाव देखेंगे, 2024 का चुनाव, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत है 66.84% और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है इस बार 65.21%। यानी पिछली बार 59 था, इस बार 6% ऑलमोस्ट ज्यादा पड़ा है। और जो अंतर है पुरुष और महिला के वोट के अंतर का, वो मात्र 1.5% के आसपास रह गया है, जो कि 5%, 3.5% रहता था। यानी पिछले 3 चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो इस बार सबसे ज्यादा दिख रही है। और इसकी वजह बताई जा रही है जो महाराष्ट्र में चल रही लाडकी बहन योजना। इसका प्रभाव बताया जा रहा है कि महिलाओं ने घर से निकल कर बीजेपी के लिए वोट किया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक तो इंडी गठबंधन को भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, इसलिए वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता 50 साल के लिए सत्ता से बाहर कर देगी। ये बात तब कह रहे हैं जब इन्हें अपने विधायकों की चिंता है कि कहीं इधर उधर ना भाग जाएं। फिर भी जीत के दावे किस तरह से किए जा रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारी सत्ता आ रही महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सब मिलकर
नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फार्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। मैं उनसे कहूँगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। इनकी सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में हमारे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रहे हैं। हमको बहुमत मिलने का उम्मीद है, हम उसके विश्वास करते हैं। महाराष्ट्र के जनता सत्ता परिवर्तन की चाहते हैं, उसके वजह से वो हमको वोट देगा हमारा सरकार। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, प्लानिंग भी बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ज्यादा वक्त कहां बचा है। जैसा मैंने आपको कहा, सुबह 7:30 बजे से मैं खुद आपके लिए नतीजे लेकर आऊंगा टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो सुबह जुड़िएगा जरूर। हालांकि यहां तक कि इंडी गठबंधन सीएम के लिए भी अब लड़ाई लड़ने लगी। कांग्रेस के नाना पटोले कह रहे हैं कि सीएम कांग्रेस का होगा। नाना पटोले के दावे को शिवसेना यूबीटी नकार रही है। शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड खुद को सीएम फेस बताने लग गए। अब कांग्रेस कह रही है कि सीएम पद का कोई फॉर्मूला तय नहीं है। मतलब रिजल्ट कल आना है, जीतने के चांस अभी दिख नहीं रहे हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जीतेंगे, लेकिन विधायक को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक हो रहा है, होटल बुक हो रहा है, सीएम कौन होगा इसके लिए मारा मारी मची हुई है। गजबी हिसाब है ये इंडिया अलायंस का। सुनिए एक बार इन लोगों को। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। कोई फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं किया है। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद हम लोग बैठ के इसके ऊपर तय करेंगे। जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उसका नहीं, उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। क्या लेकिन इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ एक टेंशन थोड़ी है। इंडी गठबंधन के नेता कई मुसीबत में फंस गए। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। विनोद तावड़े पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था कि वो मुंबई के एक होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए आए थे, जिससे वोट खरीदे जा सके। अब विनोद तावड़े ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस ठोक दिया है। विनोद तावड़े ने कहा कि इन तीनों नेता ने झूठे आरोप लगाकर उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब की। नोटिस में लिखा है कि चुनाव आयोग और पुलिस जांच में कथित 5 करोड़ रुपए नहीं मिले और यह पूरा मामला कांग्रेस के निचले दर्जे की राजनीति का प्रमाण है। यानी कांग्रेस को 5 करोड़ के चक्कर में 100 करोड़ का झटका लग सकता है। और हमने भी आपको उस दिन बताया था कि विनोद तावड़े जो है, उनके पास से तो कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जिस कमरे में वो थे वहां मिला भी तो 9 लाख रुपया मिला। और कहां कहानी 5 करोड़ की थी। तो विनोद तावड़े चुप नहीं बैठे, उन्होंने ठोक दिया राहुल गांधी पे मानहानि का दावा, लाओ 100 करोड़। इंडी गठबंधन में तो गजब की हलचल मची हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के गठबंधन में कोई हलचल नहीं है। बीजेपी के गठबंधन में हलचल मची है सीएम पद को लेकर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन जीता तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे रिपीट होंगे या देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी मिलेगी। इसके बीच भी अजीत पवार भी अपना दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार डिप्टी सीएम ही बनकर रह जाते हैं, उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। अजीत पवार के लोगों के भी सपने हैं कि अजीत दादा को सीएम की कुर्सी पे देखना है। वहां शरद पवार नहीं बैठा रहे, यहां आए तो यहां शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आगे लाइन में खड़े हैं। अजीत पवार के समर्थकों ने, उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें अजीत पवार को सीएम फेस बता दिया गया है। हालांकि इस पोस्टर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर पार्टी के लोगों को लगता है कि उनका नेता सीएम बनेगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष को सुनिए, फिर आपको यूपी में काउंटिंग के पहले क्या हलचल मची हुई है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जो हैं उपचुनाव की, उसको लेकर क्या बवाल मचा है वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगता है देवेंद्र जी सीएम होना चाहिए, एकनाथ जी की तरफ उनको लगता है, और अजीत दादा को लगते हैं। लेकिन आखिरी निर्णय कहा होता है तो हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, तीनों नेता महाराष्ट्र के बैठेंगे। महाराष्ट्र में तो बीजेपी को लग रहा है कि उनका मामला फिट है, सेट है। लेकिन यूपी में क्या होगा? क्या यूपी में योगी क्लीन स्वीप करने वाले हैं या अखिलेश कुछ टक्कर योगी को दे पाएंगे? यह बड़ा सवाल सबके मन में चल रहा है।
वैसे तो 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटिंग के दिन से अब तक अखिलेश यादव ही बेचैन दिख रहे हैं। वोटिंग वाले दिन उन्होंने खूब वीडियो वायरल करवाए जिसमें आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट नहीं देने दिया। लेकिन अखिलेश का यही दाव चला नहीं, क्योंकि इन वीडियोस का पूरा सच सामने आ गया और अखिलेश जो माहौल बनाने में लगे थे वो माहौल बन नहीं पाया। इसलिए अब फिर से ये लोग ईवीएम के नैरेटिव पे आ गए। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, कभी कहते हैं कि सभी सीटें जीतेंगे और कभी कहते हैं कि ईवीएम में खेला हो जाएगा, यानी खुद ही नहीं तय कर पा रहे कि कहना क्या है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो पूरी तरह से रिलैक्स दिख रहे हैं। बीजेपी और सीएम योगी दोनों 9 सीटों पर जीत के भरोसे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अभी से माहौल बना रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ईवीएम के साथ खेला हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम के अंदर की निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिख रहे। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि कल नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी फिर से ईवीएम का रोना शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी का हाल देखिए कि वो किस तरह से कंफ्यूज है। सपा के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। रामगोपाल यादव 3 सीटों पर उपचुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 5 से 6 सीटें जीतेंगे। अखिलेश का दावा है 9 सीटें जीतेंगे। जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, फिर आरोप भी लगा दे रहा है कि कभी चुनाव ठीक से नहीं हुआ, कभी ईवीएम में गड़बड़ी होगी, कभी कुछ होगा, लेकिन फिर कहते हैं 9 की 9 जीत जाएंगे। अखिलेश यादव तो यह भी कह रहे हैं कि उपचुनाव में पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका। सरकार पुलिस और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। सुनिए एक बार अखिलेश यादव। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव की सभी 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। अखिलेश जो भी आरोप लगा रहे हैं वो नतीजों के बाद की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। अखिलेश यादव जो दोषारोपण कर रहे अधिकारियों पे और तमाम वीडियो जो उन्होंने शेयर करी है, कहा है हर तरह की गड़बड़ी करी गई है इस चुनाव में। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं। खैर हर नेता दावा ही करता है कि वही जीत रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कितने ही घंटे बचे हैं, थोड़े देर वक्त बाद पता चल जाएगा कि किसका दावा सच्चा है और किसका नहीं।